Hello, good morning to all. This is Dr. Varsha Chauhan from Government Degree College, Jayati, and today I am presenting my topic magnetization. This topic belongs to paper 2 from BSc 1 class. These are my contents: origin of magnetism, factor determining the magnetic properties, magnetic terminology, then classification of magnetism, then classical theory of diamagnetism and paramagnetism, then Wish theory of ferromagnetism, after that hysteresis and BH curve. Now first one I want to explain about the origin of magnetism, and the three main regions of magnetism in any material: orbital motion of electron, spin motion of electron, and spin of nuclei. The magnetic moment due to the spin of nuclei is very small, so we have to neglect this term. And the main contribution for magnetism comes from orbital motion and spin motion. Magnetic moments due to orbital motion is equal to minus E upon 2m into angular momentum. Angular momentum is equal to LH upon 2 pi. Then this formula becomes mu orbital is equal to minus EH upon 4 pi m into L. Due to the spin motion of electron, the magnetic moment is equal to G upon 2m into S. G is a Landé G factor, E is a charge of electron, m is a mass of electron, S is a spin of electron. The spin of electron produces a magnetic field with a direction dependent on the quantum number ms. ओके हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की दो स्पिन होती हैं, हाफ और माइनस हाफ. जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स इक्वल मात्रा में उपलब्ध होंगे वहाँ पर प्लस और माइनस हाफ होने के कारण इनकी स्पिन के थ्रू मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे से नेगलेक्ट हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो जहाँ पर जिस मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे उपलब्ध होंगे वहीं पे ही हमारा मेन कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिज्म का आएगा. The motion of electron is equivalent to a electric current which produces the magnetic effect. जब हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन करता है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लेता है. उस इलेक्ट्रिक सर्किट के कारण हमारा मटेरियल में मैग्नेटिक इफेक्ट आता है. ठीक है, यह मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत वीक होता है, इसको मैं आगे डायामैग्नेटिज्म में डिटेल में बताऊंगी. Then the major contribution comes from the spin of unpaired electron, valence electron, which produces the permanent electronic magnetic moment. अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें क्या आएगा, उसमें परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, क्योंकि जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जहाँ पर इक्वल मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाना है. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो हमारा परमानेंट मैग्नेटिक डायपोल बनेंगे उसके थ्रू हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा आएगा. देन दीज अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमारे हैं ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो क्या होंगे, वो डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो सकते हैं या हो सकते हैं. देन द नेचर ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द अनपेयर्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ सॉलिड एंड ऑन रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ नाइबरिंग मैग्नेटिक मूवमेंट. ठीक है, जो मैग्नेटाइजेशन का नेचर है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा है और उनके ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा है. ओके, नाउ मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी.
मैग्नेटिक टर्मिनोलॉजी में सबसे पहला टर्म आता है मैग्नेटाइजेशन। किसी भी सॉलिड को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में मैग्नेटिक मूवमेंट कितने हैं उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। देन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को काय से रिप्रेजेंट करते हैं और काय या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मेजर करता है क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को। ठीक है, विच डिफाइंस एज अ मैग्नेटाइजेशन पर यूनिट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, वेयर एच इज अ स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एम इज अ मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे एम और एच, एम मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों क्या हो गए, बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी और ये बोथ आर हैव डायरेक्शन, बट काय इज नॉट अ वेक्टर और नॉट स्केलर, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, ना तो वो वेक्टर होती है और ना तो वो स्केलर होती है। ठीक है, इन आइसोट्रोपिक मीडिया एम एंड एच पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन एंड काय इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इन एसआई सिस्टम बोथ एम एंड एच मेजर एज एम्पियर पर मीटर और काय इज डायमेंशनलेस। ठीक है, दोनों एम और एच दोनों सेम ही यूनिट में होंगे तो ऑब्वियसली काई जो है वो हमारा डायमेंशन लेस होगा, उसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक, अब थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है हमारी मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक, इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू डॉट एच प्लस एम। एच तो मैंने बता ही दिया था, एच क्या था हमारा, स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। एम हमारा क्या था, मैग्नेटाइजेशन, और म्यू नोट हमारा होता है परमिबिलिटी ऑफ स्पेस और वॉल्यूम। ठीक है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। ठीक, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। ठीक है, बी को हम मेजर करते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर इसको मेजर करते हैं टेस्ला। टेस्ला इज इक्वल टू वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको हम इस फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं, म्यू एच प्लस एम इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस काय इंटू एच। काय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, इसको हमने आगे मल्टीप्लाई करके हम आगे को लिख देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू एच। नाउ फैक्टर डिटरमाइनिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तीन फैक्टर्स होते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमारा अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एटॉमिक एंड मोलिकुलर अरेंजमेंट अलाइनमेंट, कि उसका एटॉमिक अलाइनमेंट क्या है या मोलिकुलर उसका अलाइनमेंट क्या है। दूसरा इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे हैं, एंटी क्लॉक कर रहे हैं या क्लॉकवाइज कर रहे हैं। थर्ड वन है अलाइनमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, तो ये फर्स्ट फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो एटम्स या मोलिक्यूल्स हैं एन और एस हैं, ये अलग अलग रैंडम डायरेक्शन में हमारे आपको अलाइन होते हुए फर्स्ट फिगर में दिख रहे होंगे। किसी भी मटेरियल में एटम्स या मोलिक्यूल्स का अलाइनमेंट डिफरेंट भी हो सकता है और एक ही डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, फर्स्ट फिगर में इनका एटॉमिक और मोलिकुलर अलाइनमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है तो इनका अलाइनमेंट जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में
हो रहा है। जब हमने इस मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड कर दिया तो क्या देखा कि हमने कि इसके अलाइनमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में हो गया, मतलब जो इसके एस एस है वो एक साइड में डायरेक्ट हो गए और इसके एन एन जो है वो एक साइड अलाइन हो गए। दूसरे फिगर में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर रहे हैं और क्लॉकवाइज भी रिवॉल्व कर रहे हैं इस फिगर में कोई अप्लाइड फील्ड, हमने बाहर से कोई अप्लाई फील्ड नहीं लगाया है। दूसरे फिगर में क्या है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही हमने इसमें मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो इनका ओरिएंटेशन सेम डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, फर्स्ट फिगर में हमारा कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है, दूसरी फिगर में हमारा मैग्नेटाइजेशन हमारा जनरेट हो गया। समझ में आया कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमारी अलाइनमेंट के थ्रू कैसे हमारी अफेक्ट कर रही हैं कि फर्स्ट फिगर में कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, मैग्नेटाइजेशन हमारा नहीं है, मैग्नेटाइजेशन हमारा 0 है फॉर फर्स्ट बोथ फिगर। आफ्टर दैट सेकेंड फिगर्स में क्या है कि इनका अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में हो गया तो हमारा मैग्नेटाइजेशन हमारा जनरेट हो गया कि यहाँ पर कोई हमारा नेट मैग्नेटाइजेशन है। नाउ इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अलग अलग कलर में अलग अलग मैग्नेटिक जो मूवमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड है। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर रीजन को हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन्स। कि जिस एरिया में हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होंगे वो क्या होगा, वो उनको बोला जाएगा डोमेन। तो इसको मैं जब फेरोमैग्नेटिक पढ़ाऊंगी तो इसको और आगे अच्छे से एक्सप्लेन होगा। तो बस यहाँ पर इतना समझिए कि डोमेन क्या होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट फिगर में हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया नहीं है। सेकंड फिगर में देखो कि सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गए। क्यों? क्योंकि हमने इसमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है। तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटाइजेशन हमारा जनरेट हो गया, मैग्नेटाइजेशन हमारा स्ट्रोंग हो गया। मैंने यहाँ पर लिखा भी यही है कि डोमेन्स इन विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडिविजुअल एटम्स अलाइन, ओरिएंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ डोमेन इज रैंडम। ठीक है, तो नो नेट मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। When an external magnetic field is applied, the magnetic fields of individual domains line up in the direction of external magnetic field that cause the external magnetic field to be enhanced। मतलब जो जिस स्ट्रेंथ का हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ का हमारा मैग्नेटाइजेशन हमारा वहाँ पे जनरेट हो गया। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। वैसे तो मैग्नेटिज्म जो है वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म एंड फेरीमैग्नेटिज्म। बट आपके कोर्स में केवल डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और फेरामैग्नेटिज्म ही है, तो इससे आगे हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट वन, डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म इज वेरी वीक इफेक्ट, बहुत ही वीक होता है और लगभग सारे सॉलिड्स में हमारा, ये सारे मटेरियल्स में हमारा यूजुअली पाया जाता है। और ये क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म है, जैसे पैरामैग्नेटिज्म है या फेरोमैग्नेटिज्म है, उससे ये सप्रेस्ड हो जाता है, मतलब ये दब जाता है। और सॉलिड्स विच डू नॉट कंटेन एनी परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, उन सॉलिड्स में पाया जाता है जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा जो परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट जिसमें नहीं होते हैं। अब द एक्सिस्टेंस ऑफ स्मॉल नॉन जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट इन दीज टाइप ऑफ मटेरियल इज एट्रीब्यूटेड टू अ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिज्म जो हमारा किसी भी मटेरियल में आता है वो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन के थ्रू आता है। ठीक है, ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट।
When a magnetic flux linked with such an electric circuit is changed, an induced current is set up in such a direction as to oppose the change in the flux according to Lenz law. कि ऑर्बिटल मोशन हमारा इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो अगर हमने उस पर मैग्नेटिक फ्लक्स हमने लगा दिया तो वो वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट हमारी सर्किट जो है वो चेंज होगा. देन इंड्यूस करंट हमारी कोई करंट जो है वो इंड्यूस हो जाएगी, फिर वो उस डायरेक्शन में इंड्यूस होगी, वो अपोज करेगी चेंज इन द फ्लक्स. जो उसमें जो हमने फ्लक्स लगाया था उस फ्लक्स को विरोध करेगी अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ. द मैग्नेटिक फील्ड of the induced current is opposite to the applied field and produce the diamagnetic effect. Okay, the magnetic movements materials में magnetic movements अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे जब हम इसमें बाहर से मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाइड करेंगे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे. ठीक है. द डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैव स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती है डायामैग्नेटिज्म में. नाउ पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म उन एटम्स में, उन आयंस में, उन मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है जहाँ पर परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, फ्री सोडियम एटम्स एंड गैसियस नाइट्रस ऑक्साइड एक्सेट्रा. फर्स्ट फिगर में हम देख रहे होंगे कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स का अलाइनमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन में है इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. जब हमने इस पे मैग्नेटिक फील्ड को बाहर से लगा दिया तो इनके सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे. और किस डायरेक्शन में अलाइन होंगे? जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है. यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में अलाइन हो रही हैं जिस डायरेक्शन में हमने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया है. बट डायामैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि वहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहे थे मैग्नेटिक फील्ड के. वहाँ पे अपोजिट में हो रहा था, तभी वहाँ पे काई की वैल्यू नेगेटिव में आई थी. यहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल है बट पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे उसी ही डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मूवमेंट अलाइन हो रहे हैं. और यहाँ पर जो काई की वैल्यू है या ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है. टेम्परेचर के साथ घटती या बढ़ती है, मतलब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है. ओके. देन लेंज-जेविन्स थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म, इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म भी कहा जाता है. इस थ्योरी को पढ़ने के लिए हमें करना क्या है? सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर हमें करना है कि वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटाइजेशन. मैग्नेटाइजेशन हमें कैलकुलेट करना है एंड द डायामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हमें कैलकुलेट करना है. काई इज इक्वल टू mh में हमारा फॉर्मूला आना चाहिए. तो इन्होंने बताया था, लेंज-जेविन्स ने बताया था, क्लासिकल थ्योरी में बताया था अपना कि एवरी सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन ऑन एवरी एटम हैज़ अ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. ठीक है. इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, तो वो क्या होगा? एक मैग्नेटिक डाइपोल बनाएगा. ये लेंज-जेविन्स ने बताया था. फिर उन्होंने क्या बताया था कि द सम ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स ऑन एनी एटम्स इज इक्वल टू 0. ठीक. इक्वल नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. वही क्यों 0 कैसे हो जाएगा? क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ होंगे इलेक्ट्रॉन्स. वो एक इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉक में घूम रहा है और एक क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. इसलिए क्या होगा? वो 0 होगा वहाँ पे. देन द मैग्नेटाइजेशन अराइजेज फ्रॉम द रिएक्शन टू द टॉर्क.
due to applied magnetic field B, which creates the Larmor precision of precessional motion at frequency omega L. We know that angular momentum of circulating electron is equal to L is equal to mvr. M is a mass of electron, v is a velocity of electron, r is a radius of electron, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है उस ऑर्बिट की रेडियस. वी ओमेगा इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो हमने वी स्मॉल वी की जगह हमने रख दिया आर ओमेगा. तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाता है एल इज इक्वल टू एम ओमेगा आर स्क्वायर. Here the angular momentum LP is a precessional motion. Omega L is the Larmor frequency. ठीक है. N is a mean square distance from axis through the nucleus which is parallel to B. And we know that MP is equal to minus E upon 2m L. And so the total magnetization M of the sample must be M is equal to N atoms into Z electrons per atoms into MP. इन सब की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो वी गेट इट M इज इक्वल टू माइनस एन जेड ई अपॉन 2m इंटू एल पी. यहाँ पर हमने L की वैल्यू पुट कर दी M ओमेगा आर स्क्वायर. ठीक है. ओमेगा की वैल्यू पुट कर दी ई वी अपॉन 2m. हेयर यहाँ पे हमारा m से m कैंसिल हो जाएगा. देन वी गेट द मैग्नेटाइजेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू माइनस एन जेड ई अपॉन 2 ई वी अपॉन 2m इंटू आर स्क्वायर, सो दैट काई इज इक्वल टू m अपॉन h. वेयर हमने वी गेट माइनस म्यू नॉट एन जेड ई स्क्वायर 4m आर स्क्वायर. देन आर स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ मीन स्क्वायर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट रो स्क्वायर, वेयर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 रो स्क्वायर विल गिव द काई की वैल्यू हमारी आ गई. काई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एन जेड ई स्क्वायर 6m रो वी स्क्वायर. ठीक है. दिस इज वांटेड आंसर. हमें काय और m की ही वैल्यू निकालनी थी. नाउ लेग्जेविन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म. Legevins consider a paramagnetic gas containing n atoms per unit volume each having a permanent magnetic moment mu. इन्होंने कंसीडर क्या किया कि किसी भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में n एटम्स होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, और वो क्या करते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट को कंटेन करते हैं, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से. इन दोनों का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ इन सब के बीच में, n एटम्स हैं तो n मैग्नेटिक मूवमेंट्स होंगे, तो इनके बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ वो इन्होंने नेग्लिजिबल मान लिया. ठीक है. इन्होंने उस इंटरेक्शन को एज्यूम किया टू बी नेग्लिजिबल. देन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B, द डाइपोल टेंड्स टू ओरिएंट देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन ऑर्डर टू लोएस्ट एनर्जी. मतलब कोई भी डाइपोल या कोई भी हमारी वस्तु जो है वो हमारी सबसे ज़्यादा स्टेबल कब होती है? जब उसकी लोएस्ट एनर्जी होती है, तब वो स्टेबल होती है. तो यहाँ पे डाइपोल जो है वो उस डायरेक्शन में हमारे ओरिएंट होंगे जहाँ पे उनकी एनर्जी जो है वो लोएस्ट आएगी. ठीक है. द थर्मल एनर्जी एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर रेसिस्ट सच एन अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल. देन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच डाइपोल इज इक्वल टू E is equal to
माइनस म्यू डॉट बी, डॉट को हटाया, माइनस म्यू बी कॉस थीटा। He used the Maxwell-Boltzmann distribution law. The number of magnetic dipole having the particular orientation is proportional to exponential minus E upon KT, और इसको हमने E की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस म्यू बी कोस थीटा अपॉन KT। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि कौन क्या क्या है, म्यू क्या है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, बी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी हमारा क्या है, वो टेम्परेचर है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स द प्रोबेबिलिटी फॉर मैग्नेटिक डाइपोल टू मेक एन एंगल थीटा एंड थीटा प्लस डी थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड और द नंबर ऑफ डाइपोल dn हैविंग एक्सिस within the solid angle d omega lying between two hollow cones of semi angles theta plus theta and theta plus d theta is given by dn is directly proportional to exponential minus mu b cos theta kt d omega। प्रोपोर्शनल को हटाया, हमारा कांस्टेंट आ गया k इज इक्वल टू k एक्सपोनेंशियल म्यू बी कॉस थीटा अपॉन के टी, डी ओमेगा की वैल्यू हमने पुट करी 2 पाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। देन मैग्नेटाइजेशन, टोटल मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ हमारा, m इज इक्वल टू एन न्यू कॉस थीटा, इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी इन दिस फॉर्म। ये हमारा फाइनल आंसर हमारा आ गया। देन वी गेट मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू m इज इक्वल टू एन म्यू स्क्वायर बी अपॉन 3 KT। देन काय इज इक्वल टू m अपॉन h, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दिया, m की वैल्यू हमने पुट की और h की वैल्यू हमने पुट की v अपॉन न्यू नॉट। देन वी गेट काय ससेप्टिबिलिटी या पैरामैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड म्यू स्क्वायर 3 KT। दिस फॉर्मूला shows that the susceptibility of paramagnetic material is inversely proportional to temperature. That can be written as chi is equal to C upon T, where C is equal to mu naught and mu square 3K, which is constant, and this called Curie law, and C is called Curie temperature. Thus we find Curie law holds good for mu v less than KT। Curie law तभी हमारा फॉलो करेगा या तभी हमारा गुड होल्ड करेगा जब म्यू वी की वैल्यू हमारी लेस देन KT के होगी। एंड ये क्या थी, लेग्जेमिन्स थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। नाउ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म में हम पढ़ेंगे कि हिस्टेरेसिस लूप कैसे बनता है, फेरोमैग्नेटिज्म किन मटेरियल्स में पाया जाता है, और बिस थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। इतनी चीज हम फेरोमैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले लाइक पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म इज ऑल्सो एसोसिएट विथ प्रेजेंस ऑफ परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल। पैरामैग्नेटिज्म की तरह फेरोमैग्नेटिज्म भी उन्हीं मटेरियल्स में पाया जाता है जहां पर परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल होते हैं। ठीक है, परंतु अनलाइक द पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एडजेसेंट एटम्स आर अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इन अ एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या आएगा कि वहाँ पे पैरामैग्नेटिज्म में क्या हो रहा था कि जब हमने बाहर से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया था तो मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में हमारे ओरिएंटेड थे। बट यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो हैं इन पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमारे ओरिएंट होंगे
in the absence of magnetic field. Thus, ferromagnetic materials exhibits the magnetization in the absence of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड नहीं भी है, मैग्नेटिक फील्ड अगर हमने बाहर से अप्लाइड भी नहीं किया है तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन है। फेरो, ठीक है, वो मैग्नेटाइजेशन को बोला जाता है स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन, मतलब स्वतः मैग्नेटाइजेशन। पर्टिकुलर मटेरियल जिसमें अपना खुद का मैग्नेटाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, बट यह क्या होता है, ये क्यूरी टेम्परेचर के नीचे नीचे ही पाया जाता है। दिस एग्जिस्ट बिलो अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर TC। पर्टिकुलर डोमेन्स, अभी मैंने डोमेन्स के बारे में बताया था कि जो डोमेन्स अलग अलग डिफरेंट एरिया होते हैं जिसमें मैग्नेटिक मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, वो एरिया को हम क्या कहते हैं, डोमेन्स बोलते हैं। उनके थ्रू हमारा मैग्नेटाइजेशन, स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन हमारा किसी भी मटेरियल में होता है। द अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स below the Curie temperature is due to the exchange integral between the magnetic ions. ठीक, the above of temperature the thermal effects offset the spin alignment and ferromagnetic substance becomes the paramagnetic substance. ठीक है, यहाँ पर डोमेन्स में जब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाया तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट्स डोमेन्स में अलग अलग डायरेक्शन में हमारे अलाइन हो रहे थे, वो मैग्नेटिक फील्ड को लगाने के बाद सारे के सारे डोमेन्स के अंदर जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट्स थे वो एक ही डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन हो जाएंगे और उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट हमारा आ जाएगा। बट स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन एक पर्टिकुलर या क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे पाया जाता है, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, TC बोलते हैं। और क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर, मतलब TC से नीचे सब्सटेंस हमारा फेरोमैग्नेटिक होता है, बट TC से ऊपर मतलब क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर हमने टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो TC टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। नाउ हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस कर्व या लूप, इसको लूप भी बोलते हैं या BH कर्व भी बोलते हैं या MH कर्व, किसी किसी बुक में MH कर्व भी लिखा होता है। द हिस्टेरेसिस लूप also known as hysteresis curve is a 4-quadrant graph that shows the relationship between induced magnetic flux density B and the magnetization force H। ठीक है, B और H, B on the y-axis and H on the x-axis। H is a magnetizing force and B is a magnetic flux density। तो इस टाइप के लूप को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व या हिस्टेरेसिस लूप या BH कर्व और MH कर्व। ठीक है, हम यहाँ जो बीच में हमारा पॉइंट होता है, हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट जहाँ पे हमारे इंटरसेप्ट करते हैं, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट होता है हमारा 0 0, मतलब x की वैल्यू भी वहाँ पे 0 है और y की वैल्यू भी हमारी 0 है। जब हमने मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हमने बढ़ाया तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही हैं, इस पे इस डॉटेड लाइन की हम बात कर रहे हैं। जब मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हम बढ़ाएंगे तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी हमारी बढ़ेगी, और बढ़ाएंगे तो फ्लक्स डेंसिटी और बढ़ेगी, फिर और बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और बढ़ेगी। बट एट द पॉइंट ए, एक पॉइंट हमारा ऐसा आएगा जहाँ पे हमने कितना भी मैग्नेटाइजेशन फोर्स बढ़ा लें बट फ्लक्स डेंसिटी हमारी बढ़ती नहीं है, हमारी फ्लक्स डेंसिटी सैचुरेट हो जाती है। मतलब ए पॉइंट पे हमारे सारे के सारे हमारे डाइपोल या मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया कि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स एक ही डायरेक्शन में आ गए। यही तो हम चाह रहे थे कि एक ही डायरेक्शन में आ जाए, तो हमारी फ्लक्स डेंसिटी हमारी ए पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी।
अब हमने क्या काम किया कि मैग्नेटिक फोर्स को हमने घटाया। जो डॉटेड वाला पाथ था, जब हम मैग्नेटिक फोर्स को हम बढ़ा रहे थे, ये डॉटेड पाथ को फॉलो करा था, बट जैसे ही हम मैग्नेटाइजेशन फोर्स को हमने घटाएंगे तो वो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा, उसके अनदर पाथ को फॉलो करेगा, ए बी वाले पाथ को फॉलो करेगा। क्यों फॉलो करेगा? उस पाथ को सेम फॉलो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस डॉटेड वाले पाथ में 0 to A में कोई ज़रूरी नहीं है कि मान लिया कि जब हमने मैग्नेटिक फोर्स को घटाया तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट उसी डायरेक्शन में आ जाएं जिस डायरेक्शन में डॉटेड वाले पाथ में थे। उनका अलाइनमेंट कुछ भी हो सकता है कि मतलब कि डॉटेड वाले पाथ में अलाइनमेंट अप डायरेक्शन में था, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स को हमने घटाएंगे तो वो अप ही डायरेक्शन में आए। वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेफ्ट में जा सकता है, राइट में जा सकता है, डाउन में भी जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए वो अनदर पाथ को फॉलो करेगा कि जब हमारा मैग्नेटाइजेशन फोर्स हमने 0 कर दिया तो फ्लक्स डेंसिटी की हमारी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी 0 to B। तो 0 to B की जो कुछ वैल्यू है इसको बोलते हैं रेटेंटिविटी। मतलब मैग्नेटाइजेशन फोर्स हमने कुछ लगाया नहीं, फिर भी हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी हमारे पास है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू है एट जीरो वैल्यू ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स, दैट इज कॉल्ड रेटेंटिविटी। अब मैग्नेटिक फोर्स को हमने नेगेटिव में घटाया, नेगेटिव में घटाते चले गए तो क्या हुआ कि वे ये इस टाइप का लूप बना लेंगे कि B से C में आएगा, फिर और नेगेटिव में चलेंगे तो फिर C से D में आएगा, D से फिर क्या किया कि हमने इसको फिर बढ़ाया, मैग्नेटिक फोर्स को फिर बढ़ाया नेगेटिव में, तो फिर ये D से E में आया, फिर इसको बढ़ाएंगे तो D से F में आएगा और F से A में जाएगा। ये कंप्लीट लूप बना लेगा, ठीक है। इसको ही हम हिस्टैरिसीस लूप बोलते हैं या VH कर्व बोलते हैं। एक टर्म्स और है इसमें, कोरिसिविटी, ठीक है। कोरिसिविटी C पॉइंट पे, मतलब जहाँ पर हमारा Y की वैल्यू, Y एक्सिस पे जो भी है उसकी वैल्यू 0 होगी और X एक्सिस की वैल्यू कुछ भी होगी। जैसे कि मैग्नेटाइजेशन, इस फिगर में देख लो कि मैग्नेटाइजेशन फोर्स की वैल्यू नेगेटिव में है ना, ये कोरिसिविटी नेगेटिव में है, जहाँ पर हमारी फ्लक्स डेंसिटी 0 है, दैट इज कॉल्ड कोरिसिविटी। एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि जितना पॉजिटिव में रेटेंटिविटी होगी उतना ही हमारा नेगेटिव में रेटेंटिविटी होगी, जितनी कोरिसिविटी होगी पॉजिटिव में उतनी ही नेगेटिव में होगी, ठीक। नाउ विच थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, विस ने बताए थे कि द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स कंटेन अ नंबर ऑफ रीजन्स कॉल्ड डोमेन विच आर स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज्ड, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ होल spontaneous magnetization is the vector sum of magnetic moments of individual domain। कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में स्मॉल एरियाज रीजन्स होते हैं, उनको डोमेन्स बोलते हैं। वो स्पॉन्टेनियसली उसमें अपना स्वतः का मैग्नेटाइजेशन होता है, पर पूरे मटेरियल का हमारा मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, वो वेक्टर सम होगा। वो छोटे छोटे रीजन्स में जितना मैग्नेटाइजेशन होगा उनके वेक्टर सम के बराबर होगा। Then the spontaneous magnetization of each domain is due to the presence of exchange field VE, which tends to produce the parallel alignment of atomic dipole. The field BE is assumed to be proportional to the magnetization M of the each domain. This exchange field BE is equal to lambda M. Lambda is a constant called the Weiss field constant and is the independent of temperature. Now the B effect total magnetic field की वैल्यू क्या होगी, V effective is equal to B plus BE। VE की वैल्यू हमने पुट कर दी BE plus V plus lambda M। देन मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू M इज इक्वल टू NG
J omega B Bj x, where Bj x is equal to 2J plus 1 upon 2J cot H 2J plus 1 upon 2J into x minus 1 upon 2J cot J x upon 2J, where x is equal to G J mu B B effect upon KT is equal to Gj mu B B plus lambda m upon 1. In the case of spontaneous magnetization V is equal to 0 हो जाएगा, तो then equation is becomes J x is equal to G J mu B lambda m upon KT. then मैग्नेटाइजेशन की हमारी वैल्यू आ गई m is equal to x KT upon lambda G J upon mu B. ठीक है, t टेंस टू 0 और x टेंस टू इनफाइनाइट, देन Bjx की वैल्यू टेंस टू 1. द मैग्नेटिक्स movements aligns themselves parallel to the field and magnetization M becomes the saturation magnetization Ms. Thus this equation becomes Ms0 is equal to Ng J mu B. From equation 8.58 and 8.59 is equal to Mt upon Ms is equal to x kt upon lambda n g square j square mu B square and is equal, this is Vjx. ये क्या थी, विज थ्योरी हमारी कंप्लीट हो गई. देन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव द एग्जांपल्स. ठीक है. सेकेंड वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, गिव द examples and explain the classical theory of paramagnetism. यह फेरोमैग्नेटिज्म की हमारी क्लासिकल थ्योरी आ सकती है, डायामैग्नेटिज्म की, सॉरी. देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टेरेसिस कर्व, BH लूप या हिस्टेरेसिस लूप. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्टेरेसिस लूप. ठीक है. थैंक यू very much.